दोस्तों नमस्कार। भगवा आतंकवाद ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया है कांग्रेसियों ने, जो मुसलमानों को प्रोटेक्ट करते हैं। और आज इसी सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं। ये फॉरेन की फिल्मों के अंदर इनका बड़ा रोल होता है और साथ में ये जो आपका सेंसर बोर्ड है उसके अंदर 11 साल तक काम करते हैं और बहुत से सीरियस फिल्म का काम होता है। बहुत से जो फिल्में बनती है, फीचर फिल्म को छोड़कर दूसरी फिल्म बनती है, उसके अंदर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो शंकर पानी जी, आप क्या कहेंगे? भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया कांग्रेस पार्टी ने और अब उसका नाम दे रहे हैं सनातन आतंकवाद। सर, ये फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कहते जाएंगे। ये आज सनातन बोला है, कल भगवा बोल देंगे, कल कुछ और बोल देंगे, बोलते रहेंगे जाके, क्योंकि इन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि नेहरू जी के टाइम से कि जहां हिंदू धर्म, जहां सनातन धर्म मजबूत हुआ, कांग्रेस वहां कमजोर हो जाएगा। कांग्रेस ने जो झूठ फैला के रखा है ना, ये जो सेक्युलरिज्म, जो वर्ड ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसकी बदौलत ये लोग आज तक सरवाइव करते आए हैं, बाय डिपेंडिंग ऑन द मुस्लिम वोट्स, बाय ऑन द लेफ्टिस्ट्स एंड ऑन कंफ्यूज्ड एंड मिसडायरेक्टेड सेक्युलरिस्ट। इनको ये नहीं पता क्या सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। देखिए, हमारा सीधा सवाल है, फॉर अ नेशनलिस्ट लाइक मी, देश सर्वोपरि। मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा जो देश को गलत लाइट में डालेगा, जो देश का नुकसान करेगा, जो देश को हमारे नीचे लाएगा। दैट इज एज सिंपल एज दैट। एंड वही आरएसएस का मोटिव है कि हम लोग ऐसे मजबूत लोग खड़े करें, हम लोग ऐसे मजबूत हिंदुस्तानी बनाए तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। और we have to be proud of our religion, we have to be proud of our country, we have to be proud of our origin, and that is what RSS. So RSS BJP में मैं कोई ज्यादा फर्क समझूंगा नहीं, क्योंकि this is a political wing BJP, whereas RSS is more of a social organization and nation building organization, जिसका योगदान इतना है कि भाई हिंदुस्तान आजाद होने में भी उनका हाथ है और हिंदुस्तान की आजादी के बाद भी हिंदुस्तान को बचाने में भी उनका हाथ रहा है सर। और वैसे आपको तो, आप तो इंटेलिजेंस वाले हैं, रॉ वाले हैं, आपको तो अंदर की खबरें हो, जरा आपसे सुनते हैं सर, बताइए। देखिए, पहले मैं एक और बात बता दूं कि हम जैसे फॉरेन में काम करते हैं, मेन हमारा काम फॉरेन के अंदर होता है। जो फॉरेन में होते हैं, अगर वहां पे फॉरेन के अंदर जैसे यूके में बैठे हैं, वहां पे कोई आरएसएस के लोग मिल जाते हैं तो उनको हम यूज करते हैं और वो यूज होना चाहते हैं देश के लिए, क्योंकि हमें उन पर पूरा भरोसा रहता है कि ये आरएसएस का आदमी है या किसी और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, तो इसमें देशभक्ति होगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। तो हमारा काम करने को पैसा लेके काम नहीं करते। अब ये जो केस हुआ, मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ, इसमें साध्वी और कर्नल पुरोहित, ये मेन लोग थे, 7 लोग थे जिनको बरी कर दिया गया इतने सालों की परेशानी के करने के बाद। और इनमें से कर्नल पुरोहित से मैं मिला था एक फंक्शन के अंदर, और उन्होंने मुझे बताया, मेरे साथ सीट पे बैठे थे, क्योंकि मैं मंच पे बैठ रहा था, ये मंच पे बैठे थे, वहां पे इन्होंने कहा कि मुझे कैसे परेशान किया। मैंने कहा मुझे सारा कुछ पता। तो इन्होंने स्टेप पे नाम लिया हेमंत करकरे का। हेमंत करकरे का जो एटीएस के इंचार्ज थे महाराष्ट्र के अंदर, और उन्होंने प्रज्ञा और इनको बहुत ज्यादा परेशान किया, बहुत थर्ड डिग्री मेथड यूज किए, इतना मारा कि आप पूछ नहीं सकते। फिर मैंने जब चेक किया, मैंने कहा ये तो रॉ में भी आए थे और ये कांग्रेस के ब्लू आइड बॉय थे, बेनिफिट लेने की बात करते थे। तो उन्होंने इनको इनकी सेवा की वजह से इनको रॉ में भेज दिया, रॉ से इनको फॉरेन भेज दिया गया, जहां पे टोटली फेल हो गए, क्योंकि जो करप्ट आदमी होता है वहां काम तो करेगा नहीं। इसको वापस आया, वापस इसको महाराष्ट्र पुलिस में भेज दिया गया। इन्होंने मालेगांव ब्लास्ट केस के अंदर प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को पकड़ा, बाकी लोगों को। और ये जो ब्लास्ट हुआ था उसमें मोटरसाइकिल रिकवर हुई थी, और मोटरसाइकिल का जो प्रज्ञा की मोटरसाइकिल है, लेकिन ब्लास्ट से 2 साल पहले प्रज्ञा ने सन्यासी बन गई थी और मोटरसाइकिल पे उसको किसने चढ़े हुए देखा। लेकिन दूसरी बात है, जब मोटरसाइकिल थी ना तो उसका इंजन नंबर था ना उसका चैसी नंबर था, उसको मिटा दिया गए थे। और ये सारा काम किया था हेमंत करकरे ने। फिर जब 26/11 का इंसिडेंट हुई तो हेमंत करकरे जो एटीएस के इंचार्ज थे, वो बड़े शान से गए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और चले गए आपके जिहादियों के सामने। उनको शायद लगता था कि जिहादी मेरे को पहचान दोगे, मारेंगे नहीं, लेकिन उनको गोली लगी। जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी वो सिर्फ छोटी वाली बुलेट को झेल सकती थी, उनको गोली लगी AK-47 से और कसाब की गोली उनको लगी और मारे गए। तब
प्रज्ञा की स्टेटमेंट आई थी कि इन्होंने जो किया उसका इनको भुगतान मिला, और मैं बिल्कुल ठीक बात है, मरने पे खुशी नहीं होती। अब दूसरा नाम लिया उन्होंने शरद पवार का। शरद पवार कौन है? जब 26/11 होता तो शरद पवार या मालेगांव था, उस टाइम पे शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम थे। नहीं, शायद उस टाइम नहीं थे, 1993 में सीएम थे महाराष्ट्र के। जब यहाँ पे मुंबई ब्लास्ट हुआ था तो उन्होंने मुस्लिम को प्रोटेक्शन दी थी, और 26/11 में उनका नाम आया था, लेकिन उनको किस तरीके से निकाल दिया गया, इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा। हाँ, अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं अब जब अपने शरद पवार जी का मैं बहुत इज्जत करता हूँ कि बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, जिन्होंने महाराष्ट्र को कई सदियों तक कंट्रोल किया है, जिन्होंने शिवसेना को बर्बाद किया, जिनके अपने तार जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ, वो किस तरह से बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं, दैट द ओनली इनसाइडर ऑफ दिस पॉलिटिक्स नो। बट लेट मी टेल यू सर, इट इज अ शेम ऑफ हिज, जो उसकी नजदीकियां थी विद दाऊद, इतने नजदीक थे वो लोग। मैंने शरद पवार बंबई को, महाराष्ट्र को रूल कर रहा है या दाऊद रूल कर रहा है, एक ही बात थी। मैं बता रहा हूं कि इन दोनों की बातों का, इन दोनों की कन्वर्सेशन आज हमारे मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, जहां पर दाऊद इनको मां बहन की गालियां दे रहा है। इतने क्लोज थे वो, इतने नजदीक थे। खैर, क्या मजबूरी थी जो इनको ये गालियां सुननी पड़ी, क्या मजबूरी थी जो इनको हमारे देश के दुश्मनों के साथ इनको हेल्प करना पड़ा। जो भी हुआ उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कि आज वो नेगेटिव फोर्सेस कहाँ हैं। आज हिंदुस्तान बढ़ता ही जा रहा है, हिंदुस्तान का फायदा होता ही जा रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ते ही जा रहा है। तो आई एम श्योर कि सत्यमेव जयते, और जो आपके कर्नल साहब और ये प्रज्ञा ठाकुर जी साध्वी, उनको तो टारगेट करने का एक ही रीजन था, एंड प्लस 5 लोग जो कि किसी तरह से भगवा कलर को, किसी तरह से हिंदू धर्म को और आर्मी को डिमोरलाइज किया जाए। बिल्कुल। देखिए, तीसरा एक नाम आया सुशील कुमार शिंदे का, जो उस टाइम पे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे। सुशील कुमार शिंदे जो ये थे महाराष्ट्र पुलिस के अंदर कांस्टेबल थे, ये सीएम, ये वहां पे होम मिनिस्टर बन गए। और इसे एक इंटरव्यू देख रहा था इनकी मैं रिसेंटली, वो कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है, जब नाम आया मैंने बोल दिया। ये मतलब आप समझिए कि जैसे इनको इसलिए बिठा के रखा था कि इनको जहां भी चलाना है मोड़ दो, जहां भी कुछ करना है कर लो। फिर और चिदम्बरम का नाम आया। अब चिदम्बरम को बता दूं कि चिदम्बरम इंडिया के होम मिनिस्टर थे जब वे मालेगांव की इंसिडेंट हुई थी, और उस टाइम पे एक रॉ के करप्ट आदमी। मैं उनके बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं रॉ के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन इनके बारे में इसलिए करना पड़ता है कि इनको शर्म नहीं आती थी किसी चीज के ऊपर, करप्शन के चाहे थे इनके ऊपर, ऐसे को बता दिया। उसके बाद इसने क्या किया, चिदम्बरम ने अपना जो पीएस था, आईपीएस था, केसी वर्मा, उसको रॉ का चीफ बना दिया ताकि रॉ की इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए या रॉ इंटरव्यू ना करे। और रॉ के पास सारा था, जब मालेगांव का ब्लास्ट है उसके अंदर मुस्लिम इन्वॉल्व थे। आप उसके बाद देखिए, जब समझौता एक्सप्रेस पे अटैक हुआ था, वो अटैक किया था पाकिस्तानियों ने, बम ब्लास्ट किया था, लेकिन उसमें से पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया, उनको पाकिस्तान जाने दिया। सोनिया गांधी की डायरेक्ट एक्शन आ गई उस पर। उसमें रॉ के लोग भी थे, क्योंकि वो हमेशा जाते थे समझौता एक्सप्रेस के अंदर कोई ब्लास्ट करने की, यहाँ पे कोई लीगल एक्टिविटी ना हो। और उन्होंने भी रिपोर्ट दी कि ये पाकिस्तानियों ने ब्लास्ट कराया, लेकिन उनकी बात सुननी नहीं थी। फिर एक और नाम आया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो सभी में थे, क्योंकि जो सारे काम होते थे सोनिया गांधी के डायरेक्शन पे होते थे। और आज राहुल गांधी जो बोलता है वो भी सोनिया गांधी कहने बोलता है, उल्टी सीधी बातें करता है। फिर एक और नाम आया अहमद पटेल का। यस यस, द मेन वन ऑफ मेन विलेंस। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये गुजरात के एमपी थे, मुस्लिम थे, और जो गोधरा का कांड हुआ था उसमें अहमद पटेल का सारा रोल था, सारे मुस्लिम को कंट्रोल करते थे। रॉयट्स इन्होंने वहां पे जो लोग थे, हिंदू थे ट्रेन के अंदर, उनको बरवाने के पीछे इनका हाथ था। लेकिन उसके बाद रॉयट कराने में इनका हाथ था, क्योंकि वहां का एमपी था, जो कांग्रेस का मुस्लिम एमपी था, उसको एलिमिनेट करना था ताकि इनका पूरा कंट्रोल रहे। तो अहमद पटेल उस टाइम पे पीएम मोदी को, जो उस टाइम पे सीएम थे, उनको फंसाना चाहते थे। और उसके बाद एक और केस आया था आपका थे कांग्रेस की तरफ से। आपको याद होगा 2023 में पीएम मोदी पंजाब के अंदर गए थे, वहां पे फिरोजपुर जाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट नहीं जा पाई क्योंकि वेदर खराब हो गया, तो रोड से जा रहे थे, उनको रोड के अंदर रोक दिया गया। और उस टाइम पे कांग्रेस के सीएम बैठे थे पंजाब के अंदर, चन्नी। तो इनकी पूरी साजिश थी पीएम मोदी को टारगेट करना। फिर जैसे
आरएसएस को टारगेट करना। इन्होंने बहुत भागवत का नाम दिया। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि मेरे को एक आईबी के ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, उनसे मेरी बात हुई गई में, तो मैंने कहा सर कहाँ जा रहे हो? कहते मेरे को काम दिया गया है, ये जो इंद्रेश कुमार जो इनके नंबर 3 थे उनको बंद करने का काम। मैंने कहा किसको दिया, किसने दिया आपको? कहते मेरे को काम दिया गया होम मिनिस्ट्री की तरफ से। मैंने कहा होम मिनिस्ट्री? कहता नहीं, होम मिनिस्टर की तरफ से, यानी कि चिदम्बरम इनको काम दिया गया था, उसको आप इन्वॉल्व करो, उसको अरेस्ट करो। और मोहन भागवत का भी नाम था। तो ये जो इनका एजेंडा था कांग्रेस का, आरएसएस को खत्म करना चाहते थे, और ये खत्म करना चाहते थे हिंदुओं को। हिंदू आतंकवाद का नाम दिया है, वो दिया है कांग्रेस के लोगों ने। सर यहाँ मैं खाली एक ही बात कहूंगा कि ये पूरा जो षड्यंत्र रचा गया है, ये जंजाल जो रचा गया है, ये हिंदुस्तान के बाहर से, टू वीकन इंडिया, टू ब्रेक इंडिया। लेकिन किस्मत उनकी खराब है, जो विदेश में बैठे लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे तोड़ा जाए। और उसका एक ही तरीका है, हिंदुओं को कमजोर किया जाए, हिंदुओं को तोड़ा जाए। ये उनकी कोशिश थी, लेकिन उनकी किस्मत खराब है कि यहाँ आरएसएस है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, और आपको ये नहीं पता कि मोदी जी की जितनी भी मिनिस्ट्री है, चाहे प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या कोई भी मिनिस्टर हो, दे ऑल हैव गॉट आरएसएस बैकग्राउंड। दे आर ऑल वेरी स्ट्रांग पीपल, जिनको करप्ट करना बड़ा मुश्किल है सर। ना तो वो कभी आरएसएस को करप्ट कर पाएंगे, ना मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर को कभी करप्ट पाएंगे। वो मोदी जैसा आदमी ना कभी खाया, ना वो कभी किसी को खाने देगा। इसीलिए इनके अंदर आग लगी, इसीलिए ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे मोदी जाए और हिंदुस्तान को लूटे और हिंदुस्तान को बर्बाद करे, तोड़े हम लोग। देखो उदय, आपने भी बात की कि फॉरेन का हैंड होता है, पैसे फॉरेन से आते हैं, लेकिन फॉरेन वाले क्या कर सकते हैं? अटैक तो कर नहीं सकते। पाकिस्तान अटैक करता तो देखो मुंह की खानी पड़ती है। तो क्या करें? इस चीजों के अंदर जो मेन काम होता है, इन चीजों में जो मेन काम होता है, वो कुंडी अंदर से खोली जाती है, और अंदर जो हमारे देश के दुश्मन बैठे हैं उनको यूज किया जाता है। सोनिया गांधी टाइप है, बिल्कुल नेशनलिटी तो उसकी है नहीं, से हिंदुस्तान की विदेशी है, अरे मन उसका विदेशी। सर आज तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बोल दिया कि तुम अगर हिंदुस्तानी हो गए तो ऐसे डायलॉग नहीं बोलते, तुम इस तरह से आर्मी के अगेंस्ट नहीं बोलोगे, कोई हिंदुस्तानी नहीं बोलेगा। इससे बड़ी बात कौन क्या बोलेगा सर? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया उसको। आज बोला किस केस के? हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट का इनका केस है। इनके तो 2-3 केस चल रहे हैं। एक कुछ आर्मी के अगेंस्ट इन्होंने कुछ बोला था, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं बोल सकता जैसे आप बोल रहे हैं। अब बताइए इससे बड़ा चार्ज क्या? बेशर्म आदमी है सर, वो भी सुनता है, क्या करेगा? उसका दिमाग ही नहीं है, उसको रिएक्ट करने का दिमाग ही नहीं है, क्योंकि वो तो वही कर रहा है जो उसकी माँ कह रही है, उसकी माँ वो कर रही है जो विदेश से उसको ऑर्डर मिल रहे हैं। और कांग्रेस वाले तो मेरे ख्याल से सबको मेंटल हॉस्पिटल में डाल देना चाहिए कि जो ये सब जानते हुए भी कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के सब सोनिया गांधी के तलवे चाट रहे हैं। उदय, मैं तुम्हारी एक बात से एग्री नहीं करता। अब देखो जो कांग्रेस में बैठा क्या करे, उसके पास क्या ऑप्शन है? क्या बीजेपी ज्वाइन कर ले? बीजेपी उसमें जगह नहीं मिलेगी, वो तो उम्मीद कर रहे हैं। देखिए उनका एक ना अंदर से आत्मा मर चुकी है। वो सिर्फ एक करप्शन के चक्कर में बैठे हैं कि उनको पैसा कमाना है। पैसा कैसे कमाएंगे? पैसा तभी कमाएंगे जब कांग्रेस पावर में आएगी, या कांग्रेस के तलवे चाटेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। देखिए उनको तो अपनी जिंदगी चलानी है, उनके पास कोई काम करने की औकात तो है नहीं, तो इसलिए कांग्रेस या इनके पीछे लगे हुए। देखिए कोई अगर पॉलिटिशियन, आज जो पॉलिटिशियन है, जो जाने पहचाने पॉलिटिशियन है कांग्रेस के अंदर, जिनके अंदर काबिलियत है, शशि थरूर को लगा लीजिएगा, या प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना में चली गई उसको लगा लीजिएगा, मनीष तिवारी को लगा लीजिए, जो पढ़े लिखे आदमी है वो बीजेपी में आना चाहते हैं क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जिसमें काबिलियत थी तो वो तो वही काम करेगा, तलवे चाटेगा, ताकि उसको थोड़ा सा चिल्लड़ मिलती है, उसी से खुश है वो। देखिए शशि थरूर ने बहुत अच्छा डायलॉग बोला कि इन इंडिया आप देश के बारे में सोचना चाहते हैं, देश के बारे में कुछ करना चाहते हैं, इट इज नॉट इजी। इतनी आपके ऊपर बंदिशें हैं, और स्पेशली फॉर अ पर्सन हु इज इन कांग्रेस, ही जस्ट कैन नॉट स्पीक एनीथिंग इन फेवर ऑफ इंडिया। मुझे एक और आप बता दो मुझे बात, कांग्रेस के पर्सन कौन कौन से हैं?
कोई आपको लगता है कि किसी को आदमी ढंग का हो? गालियां देने का काम दिया गया उनको। मैं एक टीवी चैनल में बात कर रहा था, तो मैं बैठा था, मैंने बात की उनको कि पीएम मोदी को जैसे कैसे खतरा है। टर्की में गए थे G20 की समिट अटेंड करने, तो वहां पे 3 टायर की सिक्योरिटी थी। एक तरफ से उनको इजराइल की सिक्योरिटी मिल रही थी, एक तरफ से MI6 जो ब्रिटेन की है, और एक तरफ से हम भी सिक्योरिटी दे रहे थे, लोकल तो दे ही रहे थे अपने। तो वो ना आदमी शोर मचाने लग गया, अरे आपका रॉक क्या है, फलाना फलाना। मैं घर में बैठा था, तो उससे ज्यादा बात नहीं कर पाता, स्टूडियो में तो कुछ और बात करता। तो उसके बाद फिर वो कुछ और बात कहने लगे। एक लोग मेहता बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट था, वो बैठा हुआ था, मुझे जानता था पहले से, तो उसने माथा पकड़ के बैठ गया, ये सिर्फ लोग ना शोर मचा सकते, गालियां दे सकते हैं, और तैयार नहीं थे इस टाइम पे। तो ये गालियां देने की आता है, उनकी जितनी भी देख लो, एक श्रीते करके जो उनकी लेडी है, क्या बात करते हैं, वो ढंग की बात करता है। आप डिबेट कर रहे हो, डिबेट में आप इश्यूज पे बात कीजिएगा, इश्यूज पे बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे है कि जैसे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से पहले चौहान साहब, वो कहते हैं कि पहले भगवा आतंकवाद, अब कहते हैं सनातन आतंकवाद। इनको आतंकवाद दिखता है, भैया सनातन धर्म छोड़ दो, चले जाओ मुसलमान बन जाओ, हमें क्या दिक्कत है उसके अंदर। लेकिन आप हिंदू बन के जो गालियां दोगे, क्योंकि आपको वोट चाहिए मुसलमानों की, और हिंदू जब तक ये नहीं समझेगी कि इन्होंने नॉन हिंदू या हिंदू हेटर को वोट नहीं देनी, तब तक ये इसी तरीके से काम करते रहेंगे। राहुल गांधी की तो बेइज्जती होती है, राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता। आप पहले देखिए, रफाल ले रहा था इंडिया, तो चाइना ने कहा इंडिया रफाल ले रहा है, रोको उसको। तो ये राहुल गांधी शोर बचाता रहा, रफाल ये है, रफाल में पैसे ले लिया, फलाना ले लिया। देखिए रफाल की जो कीमत है वो है शायद $80 मिलियन की, लेकिन उसके अंदर जो मिसाइलें लगती हैं, आस्था मिसाइल लगती है, और जो रडार लगते हैं, जो साथ लेते हैं, जैसे आपने लिए उसके साथ मिसाइलें लगती हैं, 4 टाइप की मिसाइलें लगती हैं, आपने उसके 10-10 पीस और ले लिए, उसका भी तो खर्चा बैठेगा ना। मेन खर्चा मिसाइलों का होता है। लेकिन तो एक कटिंग बैक टू आवर टॉपिक टुडे, भगवा आतंक। सर, भगवा आतंक है नहीं कोई, ये झूठ है, और सच की जीत होगी। और अब जो जोश आ रहा है हिंदुस्तानी के अंदर, मैं हिंदू के लिए नहीं बोलूंगा, जो एक नेशनलिस्ट के अंदर, जो देश के बारे में सोचता है, इतना जोश आ रहा है कि मुझे नहीं लगता ये झूठे कोच भी कर पाएंगे। उनकी लाइफ और भी फ्रस्ट्रेशन में जाने वाली है, एंड वेरी 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 सून यू गोइंग टू सी ऑल ऑफ देम disappear one by one. Absolutely. And anyway, I think we've had a good program, sir. वो इस सबको वापस करने की, भाई अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमें कमेंट भी भेजिए कि हम लोग ये प्रोग्राम को कैसे अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।